Hello everyone, welcome once again in the channel। और हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि अगले वाले वीडियो में यानी कि इस वाले वीडियो में हम लोग 1935 का जो अधिनियम है उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं, जिनको कि हम कमियां कह सकते हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि 1935 के अधिनियम का क्या महत्व है। ये दो जो आज के हमारा जो लेक्चर है उसका हमारे केंद्र बिंदु रहेंगे। एक तो आलोचना, कमियां, दूसरा उसका महत्व। इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द जो है आज का जो वीडियो व्याख्यान है हमारा वो केंद्रित रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो व्याख्यान को। प्रावधान के बारे में हमने चर्चा पिछले वाले व्याख्यान में विस्तार पूर्वक कर ली है। आज हम केवल आलोचना और महत्व के ऊपर बात करेंगे। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने 1935 के अधिनियम की किसी न किसी रूप में निंदा निश्चित रूप से की थी। कांग्रेस ने तो इसे पूरी तरह से ही रद्दी के टोकरे के हवाले कर दिया था। अब कुछ नेताओं के स्टेटमेंट्स हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि माननीय मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार यह अधिनियम हम पर थोपा गया है, बाहर से कुछ जनतंत्र या शासन व्यवस्था से मिलता जुलता सा है परंतु भीतर से खोखला है। यानी कि क्योंकि आपने देखा कि 1935 के जो प्रावधान है, खासतौर से प्रांतीय स्वायत्तता के जो प्रावधान है, उससे देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की ओर अंग्रेजों का यानी कि ब्रिटिश हुकूमत का एक बहुत ही गंभीर ये एक प्रयास था। किंतु जब इन प्रावधानों को विस्तार से भीतर जाकर इनके कार्यकरण को देखा जाता है तो ये इस बात को समझा जा सकता है कि ये मात्र एक जनतंत्र के ढांचे में वही पुरानी ब्रिटिश हुकूमत की जो डोमिनेंसी थी उसी का एक ये रूप था और केवल उसका जो बाहरी कलेवर है उसको लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक रूप से दिखाने की जो कोशिश है वो 1919 के अधिनियम में हमें देखने को मिलती है। और इसी चीज को मदन मोहन मालवीय जी ने यहां पर इसी चीज को ये कहते हुए कहा कि ये भीतर से खोखला है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उनका क्या विचार था उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह दास्तां का घोषणा पत्र है। उन्होंने इसे दास्तां का घोषणा पत्र की संज्ञा दी। दास्तां यानी कि गुलामी का एक घोषणा पत्र की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस 1935 के अधिनियम को दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह अधिनियम एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक तो बहुत सुदृढ़ है, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोकने के बहुत सारे प्रावधान हैं, किंतु इसमें इंजन नहीं है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से संचालित करने वाली जो शक्तियां हैं, जो ढांचा है, जो संरचनाएं हैं, जो प्रावधान है, वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इंजन नहीं है, ब्रेक्स बहुत सारे हैं। इस चीज को यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस वाक्य के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि ब्रेक बहुत है, इंजन नहीं है। वी आर प्रोवाइडेड विद अ कार, ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। वी आर प्रोवाइडेड विद अ कार, हमें कार दी गई है, यानी कि 1935 का अधिनियम दिया गया है, इसमें बहुत सारे ब्रेक्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें इंजन नहीं है, इसको कार्य रूप देने वाली प्रावधानों का अभाव है। ऐसा इसका मंतव्य था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वाक्य से निकलकर आता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यह पूर्णतया सड़ा हुआ, मौलिक रूप से बुरा और पूर्ण रूपेण अस्वीकृत एक्ट है। यानी कि कंप्लीटली उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं, पाकिस्तान के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका जो स्टेटमेंट था वो भी काफी महत्वपूर्ण यहां पर हमने अंकित किया है कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मौलिक रूप से बुरा और पूर्ण रूप में अस्वीकृत एक्ट है। अधिनियम में आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एटली ने भी इसे अविश्वास का प्रतीक बताया। अब भारत तो भारत, ब्रिटेन के भी जो विद्वान थे, वहां के भी जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने इसको कहा कि एक अविश्वास का प्रतीक है। एटली जो काफी भारत के प्रति एक सहानुभूति भरा नजरिया रखने वाले व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस एक्ट को अविश्वास का प्रतीक माना। एटली के अनुसार 1935 का विधेयक विश्वास का प्रमुख राग था।
यानी कहीं ना कहीं इसमें विश्वास की जो तत्व थे, उसकी जो मात्रा थी, उसका काफी हद तक अभाव था। इस चीज को एटली ने अपने बात में, स्टेटमेंट में रखा। अब वास्तविक रूप से बिंदुवार इसकी क्या आलोचनाएं हो सकती है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट थे, कुछ मनोभाव थे उस समय के तात्कालिक राजनीतिज्ञों के, जो भारत के संवैधानिक क्षेत्र में उस समय काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके आलोचनाएं की जा सकती हैं या क्या क्या इसमें कमियां थी। पहली जो कमी उभर कर आती है वो थी दोषपूर्ण संघ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में जिस संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया था वह अत्यंत दोषपूर्ण था। इस संघ में ब्रिटिश प्रांतों का मिलना तो अनिवार्य था, परंतु देसी रियासतों को स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया था। ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, महत्व व राजनीतिक लक्ष्यों में काफी विषमता थी। जो प्रावधान थे और जितनी सीटें देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों की तुलना में दी गई थी, उसमें काफी विषमता थी। उसका जनसंख्या और क्षेत्रफल से आनुपातिक रूप से संबंध जो विषमता भरा था, वो समान रूप से सभी के साथ में समान व्यवहार नहीं किया गया था। इस तरह की कुछ कमियां इस 1935 के अधिनियम में हमें देखने को मिलती है। ब्रिटिश प्रांतों में कुछ सीमा तक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और देसी रियासतों में वही राजाओं का राजतंत्र प्रचलित था। देसी रियासत आज भी निरंकुशता का सामना कर रही थी। वहां पर जो भी देशी राजा हुआ करते थे वो पूर्ण तरह निरंकुश शासन की मौज ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। वो जनता के प्रति किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं थे। तो इस स्थिति में ये बेमेल संघ सा हमें प्रतीत होता है कि एक तरफ ब्रिटिश प्रांत थे जहां पर उत्तरदायी शासन की, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार स्थापित होनी थी, वहीं जो देसी रियासतें थी जो कि पूरी तरह से निरंकुश थी, देशी राजाओं की मनमानी को झेलती थी। तो इस तरह से ये जो विषमता हमें देखने को मिलती है, ये एक बेमेल संघ का एक प्रतीक के रूप में हमें सामने हमारे आता था। तो ऐसी दो असमान इकाइयों को संघ में मिलाना अत्यंत अनुचित था और इस आधार पर ही इस संघात्मक जो व्यवस्था, जो प्रावधान था 1935 के अधिनियम का, उसकी आलोचना की जाती है। और यही कारण रहा कि इस प्रकार का संघ की कभी क्रियान्विति नहीं हो पाई, ये कभी धरातल पर सजीव नहीं हो पाया, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया था। और हो सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत को यह पता हो कि किस तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था को असफल बनाना है, इसीलिए उन्होंने देशी रियासतों का इसमें शामिल होना स्वैच्छिक कर दिया, उनकी इच्छा पर निर्भर कर दिया। तो ये एक आलोचना के रूप में यहां पर रखा जा सकता है। गृह सरकार में परिवर्तन इसमें नाम मात्र का था, कोई भारत परिषद की समाप्ति होना निश्चित रूप से कोई एक बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं था। केवल भाषात्मक परिवर्तन या एक संरचना जो देखने के दृष्टिकोण से ही परिवर्तन हमें प्रतीत होता है, उसकी जगह जो परामर्शदाता बनाए गए थे वो लगभग उसी तरह के आकार और प्रकार और उस तरह की शक्तियां रखते थे। तीसरा जो आलोचना का बिंदु है, प्रांतीय स्वायत्तता एक भ्रम। 1935 के अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता, लेकिन अंततः यह भी एक भ्रम ही था। और प्रांतीय स्वशासन यानी कि ऑटोनॉमी के आधारभूत जो तत्व थे वो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता में निहित होते हैं और प्रांतों के उत्तरदायी शासन में निहित होते हैं। किंतु इन दोनों ही जगहों पर 1935 का अधिनियम हमें असफल दिखाई देता है। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के जो विशेष अधिकार थे और जो व्यापक उत्तरदायित्व के नाम पे उनके द्वारा उनको प्राप्त थे, उस कारण जो है प्रांतीय स्वायत्तता एक भ्रम रहकर बन गई थी। स्थानीय सुशासन यानी कि प्रांतीय स्वशासन एक तरीके का एक छलावा मात्र था, एक दिखावा मात्र था। वास्तव में गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशेष अधिकार जो थे वो किसी भी तरह की विधायी प्रक्रिया को, जो कि उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा प्रारंभ की जाती थी, उसको नियंत्रित करने का उनके पास काफी सारे ऐसे प्रावधान इस 1935 के अधिनियम में मौजूद थे। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार, तो ये एक काफी महत्वपूर्ण और अपने आप में इंपॉर्टेंट एक आलोचना है कि इसके अंतर्गत सांप्रदायिक चुनाव जो प्रणाली थी उसको विस्तार दिया गया। आपको पता है कि 1909 के अधिनियम से इस तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को शुरू किया गया। 1919 में इससे विस्तार दिया गया, अन्य समुदायों को भी इसमें शामिल कर लिया गया और 1935 तक आते आते इसको और अधिक विस्तारित कर दिया गया, ताकि भारत का जो समाज है वो कभी एक राष्ट्र के रूप में संगठित ना हो पाए, बल्कि संप्रदाय, जाति और धर्मों में बंटकर एक विखंडित समाज के रूप में रहे, जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत को उस पर शासन करना
आसान रहे। इसी छुपे हुए प्रच्छन्न लक्ष्य को देखते हुए उन्होंने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार इस 1935 के अधिनियम के माध्यम से किया। देखते हैं किस तरह का प्रावधान था। चुनाव प्रणाली का जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली था उसका जो विस्तार कर दिया गया और उसको अब अंग्ला भारतीयों, यूरोपियंस, भारतीय ईसाई और हरिजनों पर यानी कि दलित समाज पर भी लागू कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय राजनीतिक वातावरण में कटुता फैल गई, उसका विस्तार हो गया, एक दूसरे से अविश्वास की स्थिति भारतीय समाज में पैदा होने लगी। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण था, जिसका दुख और जिसका दंश हम आज की तारीख तक भुगतते आ रहे हैं, उसके जो प्रारंभ है वो कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिश हुकूमत के शासन यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल से ही हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इसका कारण वहीं से शुरू होता है। अब भारतीय एकता इसमें इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार के कारण काफी हद तक नष्ट हो गई थी और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व बना रहे, यही इसका एकमात्र लक्ष्य था, जिसके दंश, जिसका परिणाम, जिसका दुष्परिणाम हम आज की तारीख तक झेलते आ रहे हैं। मुस्लिम लीग ने इस व्यवस्था की प्रशंसा की क्योंकि उनके लिए स्थान आरक्षित हो गए थे, सुनिश्चित हो गए थे और इसी कड़ी में और इसी प्रकरण में उन्होंने अलग राज्य की मांग भी रख दी थी। 1940 में जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी के आधार पर लीग ने यानी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया था। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में पांचवी इसमें आलोचना की जाती है कि संघीय न्यायालय सर्वोच्च नहीं है। देखिए, प्रत्येक संघात्मक शासन प्रणाली में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, संविधान की व्याख्याकार के रूप में एक अंतिम अथॉरिटी होता है, अंतिम सत्ता होता है। किंतु इस मामले में भारत में संघ की स्थापना का प्रावधान तो रखा गया, किंतु संघीय न्यायालय को सर्वोच्चता नहीं दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय थे उनके विरुद्ध जो अपील थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी कि प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी और उसे ही संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघीय जो न्यायालय था, जिसका प्रावधान 1935 के अधिनियम था, वो सर्वोच्च नहीं था। सही मायनों में उसको सर्वोच्च न्यायालय कहना उचित नहीं होगा क्योंकि उसके निर्णयों की अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। छठी आलोचना की जा सकती है कि आत्मनिर्णय के अधिकार का अभाव। तो भारतीयों को जो है 1935 के अधिनियम से ये उम्मीद थी कि भारतीयों को आत्मनिर्णय करने का अधिकार दिया जाएगा और प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पे जो कुछ उनको दिया गया, कहीं ना कहीं आत्मनिर्णय के अधिकार की जो उनकी मांग थी वो इसमें पूरी होती हुई उन्हें दिखाई नहीं दी थी। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित हुआ और उसी को भारत की प्रगति के निर्णायक के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई भी कमी नहीं की गई थी। दूसरी एक खास चीज है कि इस अधिनियम को भारत पर थोपा गया था और भारत की जो सरकार थी उसको किसी भी तरह का संशोधन करने का जो अधिकार है वो इस अधिनियम के द्वारा नहीं दिया गया था। ये जो अधिकार था ये ब्रिटिश हुकूमत के पास ही था, यानी कि ब्रिटिश संसद के पास ही था, वही इसमें संशोधन कर सकती थी। हाँ, भारत सरकार चाहे तो इस हेतु प्रार्थना, याचिका या याचना ब्रिटिश संसद से कर सकती थी, किंतु उसके पास इसमें संशोधन करने का कोई भी अधिकार का प्रावधान हमें 1935 के अधिनियम में देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से इस अधिनियम में भारत की प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं था। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष रूप से एक अधिनियम राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए नहीं था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये कुछ साम्राज्यवादी अपने जो हित थे ब्रिटिश हुकूमत के, उनको पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित यानी कि इसको लाया गया था। क्योंकि 1919 का अधिनियम उस रूप में सफल नहीं हो पाया था जिस रूप में उसकी सफलता की कामना ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा की गई थी और निरंतर जो भारतीयों में असंतोष पनप रहा था, स्वराज की जो मांग दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही थी और गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह के अहिंसात्मक आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता की मांग बढ़ती जा रही थी। हालांकि उस समय तक मांग डोमिनियन स्टेटस की थी, एक औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग थी जो कि कालांतर में चलकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में परिवर्तित हुई। तो ब्रिटिश हुकूमत ने धीरे धीरे कुछ खोखले आश्वासन और प्रावधान स्थानीय स्वायत्तता के नाम पर, स्थानीय सुशासन के नाम पर 1935 के अधिनियम में देने की कोशिश की गई और भारत के जो अधिकांश राजनीतिज्ञ थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वो इस चीज को समझ चुके थे कि इस अधिनियम में वास्तव में देखा जाए तो प्रांतीय स्वायत्तता एक भ्रामक स्थिति में थी, वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं दिया गया था।
जो आरक्षित और हस्तांतरित यानी कि द्वैत शासन प्रांतीय स्तर पर 1919 के अधिनियम में लागू था, उसी को यहां पर केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया। केवल जो प्रशासन की दृष्टिकोण से जो प्रांतों में भारत के प्रशासन को बांटा गया था, उसमें प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर केवल जो विषयों का विभाजन था जो 1919 में हमें देखने को मिलता है, उसको समाप्त करके सभी जो विषय थे वो मंत्रियों के अधीन कर दिए गए थे। वो हर विषय के ऊपर कानून बनाने की स्थिति में अब 1935 के अधिनियम के द्वारा आ गए थे, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के जो विशेष उत्तरदायित्व थे, जो विशेष शक्तियां उनके पास प्राप्त थी, उससे वो इन मंत्रियों के द्वारा किए जाने वाले किसी भी विधायन या किसी भी कार्य को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते थे और समाप्त कर सकते थे। तो ये कुछ आलोचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगली आलोचना की कड़ी में बात करेंगे भारतीय आकांक्षाओं की। इसमें काफी हद तक उपेक्षा की गई थी। इस अधिनियम में भारतीयों की आकांक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा गया। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें मान्यता दे दी गई थी, जबकि भारतीयों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण पूर्ववर्ती बना रहा। आठवीं जो आलोचना है वो है कि 1919 के एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में जो द्वैत शासन डुप्लेक्स गवर्नमेंट की जो विफलता देखी जा चुकी थी, उसके उपरांत भी इस प्रांतों से हटाकर इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। तो ये भी इसके एक आलोचना के रूप में देखा जाता है कि जिस द्वैत शासन की असफलता प्रांतीय स्तर पर 1919 के अधिनियम में देखी जा चुकी थी, उसी एक असफल मॉडल को फिर से केंद्र में यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू तो आवश्यक और संभावना ये थी कि ये मॉडल भी केंद्र में हो, चाहे प्रांतों में असफल होना ही था। इसी बात को यहाँ पर आलोचना के रूप में हमने रखा है कि क्योंकि जो असफल एक स्ट्रक्चर था, एक जो व्यवस्था थी, उसी को यहाँ पर दोहराया गया, बस उसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया, प्रांतों से उठाकर केंद्र पे लागू कर दिया गया। अब केंद्रीय स्तर पर जैसे ही द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई तो गवर्नर जनरल के अधिकार और शक्तियों के आगे जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो पूर्णतः शक्तिहीन हो गए। इस प्रकार औपनिवेशिक स्वराज्य की जो बात थी वो तो दूर की बात थी, यह एक्ट भारतीयों को उत्तरदायी शासन भी प्रदान करने में असफल रहा था। तो ये कुछ आलोचनाएं हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने की कोशिश की, जिसके माध्यम से 1935 के अधिनियम को पूरी तरह से समझा जा सके। काफी सारी आलोचनाएं थी, काफी सारा इसमें कमियां थी, और इस तरह से इसकी कमियों को देखते हुए भी इस व्यवस्था में उतरकर भारतीय जो राजनेता तात्कालिक समाज के समय के थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। इसमें इलेक्शन जो उसके अंतर्गत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुए, उसमें भाग लिया गया और कोशिश की गई कि व्यवस्था में भीतर उतरकर व्यवस्था की कमियों को दिखाया जा सके और उनको समाप्त करने की कोशिश की जा सके, जिससे अंततः भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की एक स्थिति प्राप्त हो सके। तो आज की इस वीडियो व्याख्यान में हमने खास तौर से 1935 के अधिनियम की आलोचनाएं, उसकी कमियों की बारे में चर्चा की, विचार किया। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और 1935 की क्या कमियां थी, क्या आलोचनाएं थी, वो भी आपको समझ आई होंगी। फिर भी यदि आपकी कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से यू आर वेलकम इनटू द कमेंट बॉक्स अंडर द यूट्यूब वीडियो चैनल। तो आप वहां पर अपने प्रश्न रख सकते हैं। हमारी ओर से त्वरित समाधान की पूरी कोशिश ऐसे प्रश्नों की जाएगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि 1935 के अधिनियम के क्या महत्व भारत के संवैधानिक इतिहास में, उसके विकास में है। उसके बारे में हम बात अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।